Hello and welcome you all. Today is 23rd of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you all know, we discusses on the daily basis some ethical terms. तो आज हम बेनोवलेंस के बारे में समझेंगे। देखिए, बेनोवलेंस का अगर हिंदी मतलब समझे तो इसका मतलब होता है परोपकार, यानी कि दूसरे के ऊपर किया गया उपकार। अब ये आपका काइंडनेस के रूप में रिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी कि दया भाव, लव के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर मानवतावाद के रूप में रिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी कि इन सिंपल सेंस दूसरे की मदद करना, प्रमोटिंग द गुड्स ऑफ अदर्स। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आप पास्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, इवन फ्यूचर में भी आने वाले वेरियस पर्सनैलिटी आपको बेनोवलेंस में एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम पास्ट की बात करें, मदर टेरेसा का नाम आप ले सकते हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद का नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कहना ही था कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता की सेवा। तो मानवता जो शब्द है उसका मतलब होता है कि हम जब मानव की सेवा में अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगा देते हैं, तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया। या फिर अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें, तो जो आपके कैलाश सत्यार्थी है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। ये बेसिकली बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, इनिशिएटिव चलाते हैं, और बच्चों को वेरियस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने में मदद करते हैं। जैसे बच्चे अगर चाइल्ड लेबर कर रहे हैं तो उनको वहां से निकाला जाता है, स्लेवरी में फंसे हुए हैं या उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है, शोषण किया जा रहा है, तो उनको निकाला जाता है, सेफ गार्ड की जाती है, उनको फिर रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो ये सब प्रोग्राम्स चलाई जा रही हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है बेनेवलेंस का, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरों की भलाई करने में अपनी पूरी ताकत, एनर्जी लगा रहे हैं, एज वेल एज फीलिंग लव, एज वेल एज अल्ट्रुइज्म टुवार्ड्स अदर, काइंडनेस टुवार्ड्स अदर। एंड ये आपका जो एग्जाम्पल है फिगर्स में भी आप देख सकते हैं। एंड आपने भी देखा होगा, आपकी फ्रेंड्स भी जो है आपकी मदद करते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। आप भी कभी कभी दूसरे लोगों की मदद करते होगे एट द टाइम ऑफ नीड। वो सब भी बेनेवलेंस का ही एग्जाम्पल आप मानकर चलिए। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जाना। आज हम दो मुख्य आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में होगा, और ये आपका डायरेक्ट यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 2 में दिया गया है, इसलिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका कंटेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आपका सेक्शन 8 क्लाउज 4 है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो इस आर्टिकल में उसको रीस्टोर करने की सजेशंस दी जाती है कि क्यों रीस्टोर करने की जरूरत है, तो उसे हम देखेंगे, इस सेक्शन के बारे में भी जानेंगे। दूसरा आपका जो लेटेस्ट काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, चंद्रयान या फिर लूना मिशन जो रशिया का क्रैश हो गया, उससे रिलेटेड है। तो अभी आपको भी पता है, लूना 25 मिशन रशिया का क्रैश हो गया, टेक्निकल ग्लिचेज आ गए थे। तो क्या मिशन क्यों फेल हुआ, इसके बारे में जानेंगे। एंड क्या रोड अहेड है रशिया के लिए, क्या आगे रशिया करेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर कोऑपरेशन नहीं होती है देशों के बीच रिगार्डिंग द स्पेस सेक्टर, तो मिशन जो सक्सेस हो सकता है वो भी फेल हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो जो रशिया है उसको कहीं भी दूसरे स्पेस स्टेशन से मदद बिल्कुल नहीं मिल रही होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकता था, जो कॉन्टेक्ट बनाए जा सकते थे विद द लैंडर लूना 25, वो नहीं हो सका, और उसका परिणाम हुआ कि आपका ये मिशन फेल हो गया। तो उसके बारे में हम जानेंगे। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू एडिटोरियल डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कवर होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आपको याद होगा, लगभग 4-5 पहले महीने डिफेमेशन केस राहुल गांधी के ऊपर लगाई गई थी, और अल्टीमेटली फैसला सुनाया गया, और उस फैसले के अंतर्गत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एज ए एमपी, बिकॉज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन है कि अगर कोई एमपी या एमएलए 2 साल या उससे ज़्यादा का सजा उसे मिलता है तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द मेंबरशिप। तो यही हुआ। लेकिन यहां पर आप देखोगे समझोगे तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो इंस्टेंटेनियस था, यानी कि जैसे ही फैसला आया वैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तो बात यहां पर ये निकल कर आती है कि क्या इन्हें ग्रेस पीरियड नहीं दिया जा सकता था क्या, कि कुछ समय तक इनको अपील करने का मौका दिया जाए और इस बीच उनका डिस्क्वालिफिकेशन ना किया जाए, ताकि जो आपका अपील के बाद जजमेंट आए उसके बाद डिसीजन हो कि डिस्क्वालिफिकेशन करे या ना करे। तो ये जो है ना आपका, जो मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली 2013 से पहले एक प्रोविजन हुआ करता था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, फेमस केस है, आपने सुना होगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में क्या था कि जो सेक्शन 8 क्लाउज 4 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसको इनवैलिडेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। और इस सेक्शन के अंतर्गत क्या होता था, 3 महीनों का पीरियड किसी एमपी या एमएलए को मिल जाता था और अपील करने का मौका मिलता था, और इस बीच में उनका जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता था। लेकिन इस जजमेंट के बाद इस प्रोविजन को ही हटा दिया गया। दैट्स वाई कोई भी अपील अगर किया भी जाएगा तो भी डिस्क्वालिफिकेशन आपका कंटिन्यू रहेगा, जो आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा इस रिसेंट जो सिनेरियो बना आपका। ठीक है, तो इस सेक्शन को इनवैलिडेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट किया कि जो आर्टिकल 102 क्लाउज 1 है, बेसिकली ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट करता है बिटवीन द सिटिंग मेंबर एंड द कैंडिडेट। कैंडिडेट वो हैं जो मेंबर नहीं बने हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन पर भी ये लागू होता है बेसिकली। तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, इसीलिए हम एमपी या एमएलए को प्रिविलेज नहीं दे सकते, इसलिए ये आपका प्रोविजंस को हटा दिया गया था। तो ये जो आपका सेक्शन क्लाउज 3 है, अब सिर्फ यही बचा। सेक्शन 8 क्लाउज 3 क्या बोलता है, अगर कोई एमपी या एमएलए उसे 2 साल या उससे ज्यादा का कन्विक्शन होता है, सजा मिलती है, तो फिर उसे मेंबरशिप से, हाउस के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। यहां पर आप देखिए, है ना। बट एक बात तो यहां पर आपको दिख रही होगी, इस प्रोविजन में, इस सेक्शन में इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात तो नहीं की गई है। लेकिन राहुल गांधी के केस में आपने देखा कि इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन किया गया। तो जो आपका सेक्शन 8 क्लाउज 3 है, इसमें क्या कंडीशन रखा गया कि सच ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, बट इट हैजंट मेंशनिंग दैट इट शुड बी एन इंस्टेंट कन्विक्शन। ऑल्सो ये जो आपका डिस्क्वालीफाई किया जाएगा पर्सन को, उसके लिए कोई ऑथोरिटी होगी जो उसे ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करेगा। तो वो ऑथोरिटी कौन है, तो वो ऑथोरिटी बेसिकली प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अपना पावर आर्टिकल 103 के तहत इंजॉय करते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालीफाई होना है या नहीं होना है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर को प्रोसीड करेंगे। तो एक इश्यू यहां पर भी है कि क्या सचमुच में प्रेसिडेंट ही है। अगर ऐसा ही होता तो अभी जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ राहुल गांधी का, तो वहां पर प्रेसिडेंट ने ऑर्डर नहीं दिया, वहां पर जो अथॉरिटी थी बेसिकली हाउस के सेक्रेटेरिएट ने ऑर्डर दिया। जो कहा जाता है कि नो रिकॉग्नाइजेबल अथॉरिटी है इनका, इनकी अथॉरिटी नहीं है, फिर भी इन्होंने ये ऑर्डर पास किया। हालांकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ जाएं तो लिली थॉमस केस में ऐसा कुछ बात नहीं किया गया कि प्रेसिडेंट ही ये अथॉरिटी निभाएंगे।
लेकिन अगर हम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में जाए, जो 2009 में आया था, वहां पर साफ साफ बताया गया था कि जो डिक्लेरेशन होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे और वो नेसेसरी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो प्रेसिडेंट होनी चाहिए, रैदर कि हाउस सेक्रेटेरिएट उनका कोई रिकॉग्नाइजेबल अथॉरिटी नहीं है। तो ये बात है। एक बात और निकल कर आती है कि जैसे आपका जो डिसीजन आया कोर्ट का, उसमें एक चीज ये होती है कि सेंटेंस दिया गया, ठीक है, कन्विक्शन के बाद जो सजा मिलती है वो दिया गया। तो फिर राहुल गांधी अप्रोच करते हैं कोर्ट में और वो अपने सेंटेंस पर रोक लगाते हैं, जो उनको सजा मिली उस पर रोक लगाने का याचिका दायर करते हैं। तो उनका सेंटेंस तो रुक गया, लेकिन उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रुक सका, है ना। तो यहां पर क्या बात निकल कर आती है कि क्या सेंटेंस के रुकने से, सेंटेंस पर जो रोक लगा दी गई उससे डिस्क्वालिफिकेशन पर भी रोक लगती है क्या। तो अगर हम लोअर कोर्ट के डिसीजन की बात करें, जो राहुल गांधी के लिए फैसला सुनाया, तो आपको भी पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन पर तो रोक नहीं लगी। तो कहा जाता है कि देर आर वेरियस ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस। दो ओपिनियन आते हैं, एक तो ये होता है कि क्या सेंटेंस पर रोक लगाई जाती है तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन पर भी रोक लगेगी, या फिर अगर कन्विक्शन पर रोक लगाई जाती है तो उसके कारण डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगेगी क्या। तो बेसिकली डिफरेंट ओपिनियंस आए हैं वेरियस हाई कोर्ट के तरफ से। एक ये है कि जैसे वेरियस हाई कोर्ट लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट इन वेरियस केस एंड हिमाचल हाई कोर्ट इन द केस लाइक विक्रम आनंद वर्सेस राकेश सिंह 1994। इसमें ये कहा गया कि लेट से कि आपका सेंटेंस पर, ध्यान से समझिए, सेंटेंस और कन्विक्शन में यहाँ पर डिफरेंस है। तो सेंटेंस पर अगर स्टे लगाया जाता है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन फिर भी रहेगा, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे नहीं लगेगा। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का कहना था इन द जयललिता केस 2001 कि अगर सेंटेंस को सस्पेंड किया गया, सेंटेंस पर स्टे लगाया गया, तो जो कन्विक्शन है उसको भी सस्पेंड किया गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो लगाई गई उसको भी रोक लगाना होगा। तो ये ओपिनियन निकल कर आता है। लेकिन जो आपका राहुल गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि उन्होंने कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, लेकिन ये जो आपका डिबेट चल रहा था बिटवीन द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, इस पर कोई ओपिनियन कोर्ट के द्वारा एक्सप्रेस नहीं की गई। तो इस आर्टिकल में कहा जाता है कि जहां तक हम देख पा रहे हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, कि अगर 2 साल का सजा हो जाता है तो मान के चलिए कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम द मेंबरशिप। तो दैट्स वाई अगर सेंटेंस पर स्टे लगता है तो डिस्क्वालिफिकेशन पर भी स्टे लगना चाहिए। एंड फर्दर जो जजमेंट आया है लिली थॉमस केस के कारण 2013 में, ये कहीं ना कहीं जो सिटिंग लेजिस्लेचर है, जो आपके एमपी एमएलए है, उनके कैरियर पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है, वो फियर में रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फैसला सही नहीं है। ऑल्सो ये भी देखा गया कि कहीं कहीं जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने काफी जल्दबाजी से, काफी तेज तरीके से जो कन्विक्शन है वेरियस मेंबर्स का, जैसे एग्जांपल दिया जाता है बीजेपी एमपी राम शंकर कठेरिया का, कि विद इन 24 आवर्स कन्विक्शन पर रोक लगा दी गई ताकि हाउस मेंबरशिप उनका बचाया जा सके। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इवन जो आपका लिली थॉमस जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इससे कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आया इन द क्रिमिनल प्रोक्लिविटी ऑफ पॉलिटिशियंस। अभी भी आप देख सकते हो जो काफी ज्यादा पावरफुल है ना, वो कन्विक्शन पर स्टे लगा देते हैं विद इन आवर्स, जो हमने एग्जाम्पल देखा, एंड बाकी अदर को
वेट करना पड़ता है लंबे समय के लिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सेक्शन 8 क्लाउज 4 है, जिसकी बात मैंने की थी, जिसके तहत 3 महीने का पीरियड दिया जाता है अपील का, और इस पीरियड में आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा, इसको रीस्टोर किया जाए। एंड जो इंडियन लेजिस्लेचर से इनके कैरियर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये टोटल आपका समरी है। वी हैव कंक्लूडेड दिस आर्टिकल। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन, इट इज रिलेटेड टू लूना 25। अब आपको ही पता है कंटेक्स्ट कि 20 अगस्त को जो आपका रशिया का लूनर मिशन है, जिसका नाम है आपका लूना 25, वो क्रैश हो गया। और एक और न्यूज है, आपको ही पता है कि आज काफी सुनहरा दिन हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि ऑन 23 अगस्त भारत मून पर अपने मिशन को, दैट इज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ये काफी टेरर वाला समय होता है जब सॉफ्ट लैंडिंग का पीरियड आता है, क्योंकि इसी समय डिसाइड होता है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगा या नहीं होगा। एंड आपको पता होगा 2019 में हमने प्रयास किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सका। एंड फिर हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं, तो होप कि इस बार ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। एंड दैट्स विल बी ए बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन स्पेस कम्युनिटी, फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर इंडियन एज ए सिटीजन्स। तो चलिए हम बेसिक की बात करते हैं कि रशिया का जो लूना 25 मिशन है ये फेल क्यों हुआ। तो थोड़ा सा बेसिक्स में ये है कि 11 अगस्त को रशियन स्पेस एजेंसी, दैट इज जो रोस्कोमोस, उन्होंने लूना 25 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था सोयूज 2 रॉकेट से। क्या एम था? एम ये था कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है मून के साउथ पोल में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आखिर मून के साउथ पोल पर लैंड करवाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, हम क्यों नहीं सक्सेसफुली लैंड करवा रहे हैं? वेरियस मिशन, चाहे आपका नासा का हो, रशिया का हो, इंडिया का भी देख सकते हैं, चाइना का भी देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी ज्यादा दिक्कतें झेली है। तो क्यों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सॉइल एंड द एटमोस्फेयर ऑफ द मून। बट 30 अगस्त को एक घटना हुई, वो ये कि लूना 25 टेक्निकल ग्लिच की प्रॉब्लम फेस किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लिच जो आपका स्पेस क्राफ्ट है वो मून के सरफेस पर जा टकराया। तो आखिरकार रशिया ने लूना 25 को लॉन्च किया क्यों? तो ये जो लूना 25 मिशन है ना, ये लगभग लगभग आपका दशकों से इस पर काम चल रहा था। लगभग आप समझिए कि डिकेड्स ऑफ वर्क। एंड इस मिशन के माध्यम से रशिया ये जताना चाह रहा था कि जो रशिया है, इट इज बेसिकली हैज द कैपेबिलिटी टू इंश्योर सेफ लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में रशिया ने जो मिशन लॉन्च किया, विद इन 10 डेज आप देख रहे हो कि लॉन्च करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का प्रयास करना, तो ये इनडायरेक्टली पॉइंट आउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन वो दिखाना चाह रहे थे कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है अभी भी मजबूत है, इंक्लूडिंग द स्पेस सेक्टर, डिस्पाइट वेरियस सैंक्शन इम्पोज्ड बाय द नेशंस। ये भी एक इनडायरेक्टली व्यू पॉइंट चल रहा था। तो अभी एक तरफ आपका भारत का चंद्रयान है जो आज सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा, दूसरी तरफ आपका रशिया का लूना मिशन। तो क्या दोनों में कंपटीशन चल रही थी क्या? बिल्कुल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं चल रही थी। चंद्रयान 3 का जो काम है वो 2019 से ही शुरू हुआ था। इवन अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता तो हमें चंद्रयान 3 लॉन्च करने की जरूरत में भी नहीं पड़ती। जबकि रोस्कोमोस इस लूना 25 मिशन के लिए 2010 से ही काम कर रहा था। तो पहली बात तो पीरियड का गैप आप देखिए कि कितना ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, आपने भी सुना होगा रशिया एंड इसरो दोनों वेरियस मिशंस में कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हैं। इवन जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है जिनको ट्रेन किया जा रहा है फॉर द गगनयान मिशन, जिसके तहत हम
फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट स्पेस में करवाएंगे अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट का, उसमें भी उसके ट्रेनिंग में भी रशिया हमें मदद कर रहा है। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है दोनों देश के बीच, पहली बात तो यही। तो आखिरकार लूना 25 क्रैश क्यों हुआ? तो कहाँ तो जा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम ये था कि जो ऑपरेशन वो चल रहा था, वो जो पैरामीटर्स था उसके बियॉन्ड वो ऑपरेट होने लगा, जिसके कारण ग्लिचेज आई, वो क्रैश हो गया। बट वेरियस स्पेस फ्लाइट एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि जो आपका लूना 25 है ना, वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा था, आपको पता है ये मून है, लेट्स से मून का ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में बेसिकली हम स्पेसक्राफ्ट प्लेस कर देते हैं और स्पेसक्राफ्ट इस ऑर्बिट के अलोंग मूव करता है। तो जो लूना 25 मिशन था, इसके तहत सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाने का प्रयास किया गया और इसके लिए प्रेशर लगाया गया, फोर्स लगाया गया, थ्रस्ट लगाया गया। लेकिन ये जो थ्रस्ट लगाया गया, इट वाज मोर देन द रिक्वायर्ड, जिसके कारण जो लैंडर है वो उतनी फोर्स या प्रेशर को नहीं झेल पाया एंड अल्टीमेटली क्रैश्ड इनटू द सरफेस। कहा जाता है कि जो इंजन है वो 84 सेकेंड के लिए चलनी थी, लेकिन वो 127 सेकेंड तक चल गई। तो आप समझो कि सेकेंड सेकेंड का भी महत्व होता है। वैसे हम टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक एक सेकेंड का कितना ज़्यादा महत्व होता है, वो डिसाइड करता है कि मिशन पास होंगे या फेल होंगे। तो आखिरकार रोस्कोमोज ने इस मिशन को रेस्क्यू क्यों नहीं कर पाया? तो अभी अगर हम बात करें इसरो की, जो चंद्रयान मिशन है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नासा है, यानी कि यूएस की स्पेस एजेंसी, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगातार इसरो की मदद कर रही है टू ट्रैक द चंद्रयान 3 अराउंड द मून। उनके जो एंटीना है वो कांटेक्ट मेंटेन करेंगे विद द विक्रम लैंडर फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, हमला किया, उसके बाद जो इसकी गुडविल है वो खत्म हो गई। बहुत सारे देशों ने इनसे कांटेक्ट तोड़ दी, इवन द स्पेस कांटेक्ट। तो जो प्रिविलेज इनको मिली हुई थी टू यूज द सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम ऑपरेटेड बाय वेरियस कंट्री, वो भी लॉस हो गई। एंड अल्टीमेटली सिर्फ जो कम्युनिकेशन संभव हो पा रही थी बिटवीन द लूना 25 एंड रशिया, वो तभी हो पा रही थी जब मून डायरेक्टली रशिया के ऊपर होगा। अदरवाइज क्या था, डिफरेंट लोकेशंस से भी कांटेक्ट बनाए जा सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वॉर कांटेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो जो विंडो है फॉर द कम्युनिकेशन वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर है। नहीं तो पहले क्या था, डिफरेंट लोकेशन से भी कांटेक्ट किए जा सकते थे, तो ऐसे में मिशन की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती, लेकिन यहाँ पर उसकी कमी देखने को मिली, वो भी एक कारण है। तो जो भी टेक्निकल रीजंस रहे फॉर द फेल्यूर, इट इज क्लियर कि जो अटेम्प्ट रशिया कर रहा है टू गो टू द मून, उसमें वो सक्सेस नहीं पा रहा है। और आने वाले समय में रशिया प्लान किए हुए है लूना मिशन 26, लूना मिशन 27। तो इस फेल्यूर के बाद एक चीज़ तो ये हो सकती है कि वो मिशन डिले होगा, साथ ही साथ जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं ड्यू टू दिस वॉर, उसके कारण जो मटेरियल्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती होगी रशिया को फॉर द मिशन, उस इंपोर्ट में भी डिले होगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट उन्हें ना मिले। तो जो लॉन्च डेट है इस लूना 26 एंड 27 के लिए, जो कि आपका 2027 एंड 2028 है, उसमें डिले आ सकती है। जो रशिया की जो कोशिशें हैं उस पर इम्पैक्ट आ सकता है फॉर द नेक्स्ट मिशन। तो ये बेसिक फंडा है आपका टोटल आर्टिकल का। होप यू अंडरस्टूड इन डिटेल। देखते हैं आज चंद्रयान का क्या रिस्पॉन्स रहता है। कोशिश ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए एंड इफ दिस इज सक्सेसफुल, आप मान के चलिए कि इसरो इंटरनेशनल स्पेस लेवल पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूती से बना लेगा, ठीक है। बिकॉज
बहुत सारे देश इस सॉफ्ट लैंडिंग के फिराक में फेल हुए, बट अगर इंडिया सक्सेसफुल हो पाता है, दैट विल बी अ माइलस्टोन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।